So hi everyone, welcome back to Power IAS. My name is Rupesh. Hope you guys are doing well. अगर आप पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, हमने स्टार्ट किया हुआ है पावर आईएएस पे 25 डेज चैलेंज ऑफ इंडियन पॉलिटी, जहां 25 क्लास में हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी कवर अप करेंगे। प्रीसाइजली लक्ष्मीकांत को कवर अप करेंगे। तो आप कोई भी ऐसे एस्पिरेंट है जो सीडीएस के एग्जाम को, एनडीए के एग्जाम को, सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं, मेक श्योर दैट यू वॉच आउट द एंटायर सीरीज। इसके बाद से पॉलिटी के आपके सारे क्वेश्चंस लगने लगेंगे। Another question that was coming is कि सर हम क्यों इस सीरीज को फॉलो करें? Lot of people have done multiple things on YouTube. So I have a general suggestion for all of you. आपने इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक देखा होगा, बहुत ही बल्कि सी किताब है। हमने उस किताब को कट डाउन किया हुआ, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सिर्फ पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट आज के सेशन में आपको खुद दिखाऊंगा कौन से ऐसे एरियाज है जिसको आपको प्रिपेयर करना है और कौन से ऐसे एरियाज जिसको आप स्किप कर सकते हैं, लुकिंग एट द थीम ऑफ योर एग्जाम। वो जो प्रिसाइज थीम है, राइट। एंड ये थीम कहां से हम निकालते हैं? इस थीम को हम निकालते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस को लेकर के। तो इनफैक्ट सेशन स्टार्ट होने से पहले आपको कुछ पीवाईक्यू दिखाऊंगा, फिर अपन क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आज हमारा यूटी यूनियन टेरिटरी, इसके बाद जो हमारा चैप्टर जाएगा दैट इज गोइंग टू बी फंडामेंटल राइट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है इंडियन पॉलिटी का, जहां से हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दिस पर्टिकुलर सेशन इज अबाउट यूनियन टेरिटरी। एंड इसके साथ में आपको थोड़ा सा आज के सेशन में सिटीजनशिप भी पढ़ाऊंगा। सिटीजनशिप से जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उसको कवर अप करेंगे। जहां से क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते विल स्किप दैट एरिया एज सिंपल एज पॉसिबल। चलो, तो आपके सामने में ना यूपीएससी सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट का ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, राइट। ये कहीं ना कहीं टेरिटरी ऑफ इंडिया को लेकर के क्वेश्चन है कि टेरिटरी के अंदर में जितने भी आपके स्टेट्स है वो सब के सब उसके अंदर इंक्लूडेड है, या फिर जो भी यूनियन टेरिटरी है जो स्पेसिफाइड किए गए फर्स्ट शेड्यूल के अंदर में सिर्फ वही इसके अंदर में इंक्लूडेड है, या फिर इसके अंदर में ऐसी भी टेरिटरीज आ सकती है जो हम भविष्य में एक्वायर करें, या फिर बाकी और भी कोई टेरिटरीज इसके अंदर में आ सकती है। बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, ट्रस्ट में नहीं पता होगा, बट आफ्टर दिस सेशन सब लगने लग जाएगा आपसे, ठीक है। बस आराम से देखो क्वेश्चन को, आई विल एक्सप्लेन इट वेरी इजीली, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सारे क्वेश्चंस लगेंगे, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज मैंडेट ऑफ द धार कमीशन ऑफ 1948। सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है धार कमीशन को लेकर के, उसके ऊपर में प्रिसाइजली कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। देखो, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, जो इनिशियल 4 आर्टिकल्स, आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4, ये यूनियन टेरिटरी के ऊपर में बेस्ड है। तो आज के सेशन में आपको बताऊंगा कि यूनियन टेरिटरीज होते क्या है, यूनियन का मतलब क्या है प्रिसाइजली, और इन चारों आर्टिकल्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सबसे आपको स्टार्टिंग में दिखाई देगा आपका जो आर्टिकल 1 है ना, ये क्या बताता है? ये बताता है कि हमारा देश जो है यूनियन ऑफ स्टेट। हमारा देश कैसा है सर? तो हमारा देश जो है वो है सर यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? स्टेट्स का एक यूनियन है। अब इस पे बहुत कंफ्यूजन आता है कि सर यूनियन ऑफ स्टेट्स और फेडरलिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है। लेट मी टेल यू, फेडरलिज्म मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर। अगर सपोज करो हमने पावर को डिवाइड कर दिया अलग अलग यूनिट्स में, इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। यूनियन का मतलब क्या है? बहुत सारे यूनिट्स हैं वो एक साथ जुड़ करके एक हिस्सा बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द यूनियन। तो देयर हैज डिफरेंस, देयर इज डिफरेंस, राइट। हम इंडिया को कभी फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहते, हम इंडिया को क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं। इसका रीजन क्या है? इंडिया में जो स्टेट्स मिल करके हमारा देश बना रहे हैं, इन स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि चलो हम एक एग्रीमेंट साइन करके एक देश बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि कल के टाइम पे ये स्टेट्स टूट जाए और बोले कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे। अल्टीमेटली दे आर अ पार्ट ऑफ इंडिया, नो नन ऑफ दीज स्टेट्स कैन सीसीड अवे। इनमें से कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको तोड़ करके यहां से बाहर निकल सकता है। दैट इज द रीजन व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल दिस यूनियन। समझ में आया यूनियन के कहते हैं? यूनियन कहने का पर्पस ये है कि सर ये सब एक साथ इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि अगर ये चाहे भी तो ये स्टेट्स इससे सिसीड नहीं हो सकते, टूट नहीं हो सकते। दैट इज द रीजन व्हाई दे आर कॉल्ड एज यूनियन, ठीक है। फेडरेशन मतलब क्या होता है? फेडरेशन मतलब कहीं ना कहीं स्टेट्स म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ में एक साथ जुड़ते हैं, बट यूनियन में ऐसा सीन नहीं है। यूनियन का मतलब है कि वो सब कलेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक देश बना रहे हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। और हमारे देश में कोई भी स्टेट इस यूनियन को छोड़ नहीं सकता। कल पंजाब बोले कि मैं इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहता, बंगाल बोलते नहीं बनना चाहता, महाराष्ट्र बोलते नहीं बनना चाहता, पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी स्टेट नहीं इसको ब्रेक डाउन कर सकता। दैट इज द रीजन इट्स कॉल्ड एज यूनियन, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं अपने देश को? वी कॉल आवर कंट्री एज यूनियन ऑफ स्टेट, हम इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कहते। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, इसके लिए करना कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो एक एक करके एक एक आर्टिकल को देखते हैं, तभी जाकर के आपको इनका एक ब्रीफ समरी भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट सर आर्टिकल 1 के साथ। देखो, आर्टिकल 1 जो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली इंपॉर्टेंट सा आर्टिकल। इसके पीछे रीजन क्या है? आर्टिकल 1 दो चीज बताता है, ठीक है। मैंने इसके ऊपर में शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। आर्टिकल 1 कितनी चीज बताता है? तो सर आर्टिकल 1 दो चीज बताता है। क्या बताता है? सबसे पहले तो बताता है सर कि आपके देश का नाम क्या है।
आपके देश का नाम क्या है, ये पहली चीज है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल 1 बताता है कि सर आपका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज सेकंड थिंग। मतलब आपके देश का नाम क्या है, ये आपकी पहली चीज है जो आर्टिकल 1 बताता है। दूसरा ही बताता है कि हमारे देश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है। अब अगर मैं आर्टिकल 1 बताऊं तो आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट इंडिया आल्सो नोन एज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो देखो आर्टिकल 1 दो चीज बता रहा है, इंडिया दैट इज भारत, ये आपके देश का नाम बता रहा होगा, दिस इज नंबर 1। हमारे देश का दो नाम है, इंडिया भी नाम है प्लस भारत भी नाम है, पहली बात। दूसरा क्या बता रहा है, हम क्या है सर, हम है सर यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्या है हम, वी आर द यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब बहुत सारे स्टेट्स एक साथ मिलकर के क्या बना रहे, एक यूनियन बना रहे। तो दिस इज कॉल्ड एज इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिस शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यानी कि आर्टिकल 1 में हमें दो चीज पता चल रहा है, एक तो हमारे देश का नाम क्या है, दूसरा हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा, कैसा है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, हम सर एक यूनियन का हिस्सा है, हम फेडरेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा, आप सभी ने बहुत बार सुना होगा, G20 की कंट्रोवर्सी चल रही थी कि गवर्नमेंट ऑफ भारत हर जगह गवर्नमेंट यूज कर रही है, कर सकती है क्योंकि हमारे देश का दो नाम है, इंडिया भी कह सकते हो प्लस भारत भी कह सकते हो, ठीक है। सेकंड इज, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टर्म टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ब्रॉडर देन यूनियन ऑफ इंडिया। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बता रहा हूं, आपने सुना होगा ना कि इंडियन टेरिटरी और आपने सुना होगा इंडियन यूनियन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सर इंडियन टेरिटरी जो है ना, एक बहुत ही ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इंडियन यूनियन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा कॉन्सेप्ट है। क्या है बड़ा, क्या है छोटा, सुनो। जब हम यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं तो हम कह रहे हैं सर हमारे देश में जो 28 स्टेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं बस। तो यूनियन ऑफ इंडिया ओनली कंसिस्ट ऑफ 29 स्टेट्स, एज सिंपल एज पॉसिबल। यूनियन ऑफ इंडिया क्या है सर, तो यूनियन ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं आपके देश में जितने भी स्टेट्स हैं उनको कलेक्टिवली हम बोलते हैं यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन टेरिटरी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेरिटरी का मतलब क्या है, बिकॉज टेरिटरी का मतलब है कि सर हमारे पास में स्टेट्स तो हैं ही, यूनियन तो है ही टेरिटरी का पार्ट, प्लस जो हमारे देश में यूटीज है, जैसे आपको दिल्ली दिखाई देगा, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ये सब यूटीज है, तो ये भी आपको टेरिटरी का पार्ट दिखाई देगा, दिस इज नंबर 2। इसके साथ साथ कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे टेरिटरी दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक्वायर इन द फ्यूचर, मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज जो हमारी भारत सरकार भविष्य में एक्वायर कर ले। हो सकता है ना कि कल हम पीओके, जो पीओके है हमारा राइट पाकिस्तान के पास में, कल हम उसको एक्वायर कर ले तो हमारे देश का टेरिटरी है। लिसन दिस केयरफुली। सो टेरिटरी एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि टेरिटरी के अंदर में स्टेट्स भी आते हैं प्लस यूटीज भी आते हैं, प्लस अगर हम कोई भी टेरिटरी को भविष्य में एक्वायर करते हैं वो भी आता है। यानी कि टेरिटरी ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ इंडिया ओनली कंसिस्ट ऑफ स्टेट, तो यूनियन कहीं ना कहीं छोटा है और टेरिटरी का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं बड़ा है। दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैंने आपको क्या बताया, आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आखिरकार में यूनियन और टेरिटरी के बीच में क्या डिफरेंस है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया के बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आप ये समझ गए तो मोर और लेस आपको आर्टिकल 1 बहुत ही सरल भाषा में समझ में आ चुका है। अब चलते हैं हम आर्टिकल 2 पे, ठीक है। देखो, जब भी हमें एक नया स्टेट बनाना हो, एक नया राज्य बनाना हो, तो पार्लियामेंट कहीं ना कहीं आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करती है राज्य को बनाने में। आर्टिकल 2 का हम इस्तेमाल करते हैं हमें एक नया स्टेट को फॉर्मेशन करना हो इंडिया में। लेकिन कैसे स्टेट्स का फॉर्मेशन करना, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पार्लियामेंट अथॉरिटी टू इंक्लूड न्यू स्टेट इन इंडिया और क्रिएट इंटायरली न्यू स्टेट विद इन द कंट्री। मतलब हो सकता है कि कल हम अपने देश में एक नए स्टेट को इंक्लूड कर ले, मतलब सपोज करो हमारे देश का वो पार्ट नहीं है, कोई एक नया स्टेट है हमारे देश का पार्ट नहीं है, और उसको हमने अपने देश के अंदर में जोड़ लिया, इंक्लूड कर लिया, तो किसका यूज करेंगे, हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको एग्जांपल के साथ बता रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द स्पेसिफिक टर्म एंड कंडीशन फॉर डूइंग सो आर डिफाइंड बाय द पार्लियामेंट। इसको डिफाइन कैसे किया गया, सो द आर्टिकल गिव टू इंपॉर्टेंट पावर टू द पार्लियामेंट। क्या दिया है, दो पावर, पार्लियामेंट के पास क्या दो पावर है स्टेट को लेकर के, द पावर टू एक्सेप्ट न्यू स्टेट इनटू एग्जिस्टिंग यूनियन, मतलब आपका जो एग्जिस्टिंग यूनियन है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, इन स्टेट्स में हम एक नए स्टेट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। पहला पावर एक ये है। दूसरा पावर है टू क्रिएट न्यू स्टेट दैट डिड नॉट एग्जिस्ट प्रीवियसली, मतलब हम एक नया स्टेट भी क्रिएट कर सकते हैं जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, क्या सिक्किम इंडिया का पार्ट था 1975 के पहले, नहीं था सर, तो सिक्किम को हमने इंडिया का पार्ट बनाया 1975 में, तो हमने एक इंटायरली न्यू स्टेट को इंक्लूड कर लिया अपने यूनियन में। सो ये कैसे होगा, ये होगा सर आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके। तो प्रीसाइजली जब भी हम किसी ऐसे अनक्लेम टेरिटरी को इंडिया का पार्ट बनाते हैं, या इंडियन यूनियन को वो टेरिटरी ज्वाइन करता है, इंडियन स्टेट्स का वो एक हिस्सा बनता है, तो उसमें आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज आर्टिकल 2, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है।
Prior to 1925, Sikkim was an independent monarch. However, following a plebiscite, the people of Sikkim choose to join India. तो किसका इस्तेमाल किया गया? आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया गया, as simple as possible. ठीक है, अब देखो आर्टिकल 3 के बारे में क्या बोला गया है। तो सर आर्टिकल 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी कहीं ना कहीं आपको पार्लियामेंट को कुछ सिग्निफिकेंट पावर्स देता है। कैसे पावर देता है? ये भी पावर दे रहा है कि सर आप नए स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये नए स्टेट्स कैसे हैं, हम कैसे नए स्टेट्स को क्रिएट कर सकते हैं? तो पार्लियामेंट जो है ना वो एक नया स्टेट बना सकता है एग्जिस्टिंग स्टेट से। यानी कि सपोज करो हमारे देश के अंदर में किसी भी प्रकार के स्टेट्स में चेंजेस करने हैं, हमारे देश के अंदर में कोई एक ऐसा स्टेट है जिसको हमको तोड़ करके एक और नया स्टेट बनाना है, ऐसा कोई भी बदलाव करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? हम आर्टिकल 3 का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल सर झारखंड बनता है बिहार से, याद आ रहा है? तेलंगाना बनता है आंध्र प्रदेश से। कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल किया हमने? आर्टिकल 3 का। लेकिन कोई बाहर का स्टेट है, उसको हम इंडियन यूनियन का पार्ट बना रहे हैं, तो कौन से आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं हम? सर आर्टिकल 2 का। समझ में आ रहा है 2 और 3 में क्या डिफरेंस है? मतलब सिक्किम इंडिया का पार्ट 1975 में बन रहा है तो हमने आर्टिकल 2 का इस्तेमाल किया। गोवा 1961 में इंडिया का पार्ट बन रहा है, उसके पहले पोर्तुगीज का कंट्रोल था, तो हम आर्टिकल 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बिहार इंडिया में, बिहार से झारखंड बन रहा है, हमारे खुद के स्टेट्स में से ही हमने एक नया स्टेट बनाया, तो आर्टिकल 3 का। मतलब आर्टिकल 3 मोर ओवर टॉक्स अबाउट इंटरनल चेंजेस। हमें अपने स्टेट्स के बीच में कुछ इंटरनल चेंज करना है, किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 3 का। ठीक है, हमें बाहर से किसी नए स्टेट को इंक्लूड करना है, किसका यूज करेंगे? आर्टिकल 2 का। एज सिंपल एज पॉसिबल। क्लियर इन दिस एवरी वन ऑफ यू? यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है तेलंगाना वाज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड पंजाब बाय मर्जिंग पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स, राइट। ये जो भी नए स्टेट्स आपके देश के अंदर में चेंजेस किए गए, जो भी इंटरनल चेंजेस किए गए, राइट, ये सारे के सारे इंटरनल चेंजेस आपके आर्टिकल 3 के कारण होते हैं। और सिर्फ स्टेट्स को क्रिएट नहीं करना है, सपोज करो हमें अपने स्टेट के बाउंड्री को कम करना है, हमें अपने स्टेट के बाउंड्री को इंक्रीज करना है, हमें अपने स्टेट के नाम को चेंज करना है, ऐसा कोई भी बदलाव करना है। इफ यू वांट टू मेक एनी चेंज एज सच, वी नीड टू इनकॉर्पोरेट आर्टिकल 3 इनटू पिक्चर। हमें इस प्रकार का कोई भी बदलाव करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे? आर्टिकल 3 के थ्रू करेंगे। एज सिंपल एज पॉसिबल। आई थिंक दिस शुड बी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहाँ पे कोई समस्या बताओ? नहीं है ना? अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमें स्टेट के एरिया को बदलना है, हमें स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज करना है, हमें स्टेट के यहाँ तक नाम बदलना है। मतलब फिर से बता रहा हूँ सर, कोई भी प्रकार का इंटरनल चेंज हमें करना है अपने स्टेट के लेकर के, या तो स्टेट को नया क्रिएट कर देना है बने हुए स्टेट में से, स्टेट का नाम बदल देना है, स्टेट की बाउंड्री बदल देनी है, कुछ भी ऐसा आपको चेंज करना है, किसके थ्रू करोगे? आप यूज करोगे सर आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसका इस्तेमाल करोगे बताओ फटाफट? हम यूज करेंगे सर आर्टिकल 3 का, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टेरिटरीज को ना क्लासिफाई किया गया है। मतलब पहले क्या था, जैसे पहले हमने अपने टेरिटरीज को ना अलग अलग पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। कैसे किया था? तो देखो यहाँ पे स्टेट्स, जिसमें पार्ट ए के अंदर में आते हैं आपके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, ओरिजिनली 14 स्टेट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, नाउ 28 स्टेट विद फुल लेजिस्लेटिव पावर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। कहने का मतलब क्या है, पहले हमारे पास में 14 स्टेट्स थे, अभी 28 हो गए, दुगने हो गए, और सबके पास में खुद का लेजिस्लेटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, खुद के डिसीजंस को खुद ले रहे हैं। लेकिन मतलब क्या, नंबर यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिखाई देगा? अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो करेंटली हमारे पास में 8 यूटीज हैं। ठीक है, जिसमें आपको दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, ये ऐसी टेरिटरीज है जिनके पास में सर लेगिस्लेचर है। लेगिस्लेचर मतलब क्या? ये अपने लिए अपनी गवर्नमेंट बना सकते हैं, लोग यहाँ पे वोट कर सकते हैं, इनके पास में इनका विधानसभा, यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको बहुत सारे ऐसे यूटी है जिनके पास में लेगिस्लेचर नहीं, जिसमें आपको अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप एंड क्या दिखाई देगा, इसके साथ साथ में आपको लद्दाख भी दिखाई देगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे हैं जिनके पास में लेगिस्लेचर अभी फिलहाल नहीं है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत बताओ? बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोविजंस को, राइट। तो आर्टिकल 1 2 अगर आपको क्लियर है तो 3 4 1 2 3 क्लियर है। पार्ट 4 आर्टिकल 4 भी बहुत इजी है, वो भी बता रहा हूं आपको, पहले देख लो इसको। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात करें कि आखिरकार में किस प्रकार के सेफगार्ड्स दिए हुए, तो प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल ऑफ कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। मतलब क्या है, सपोज करो अगर कोई भी ऐसा बिल है जो सेंटर और स्टेट के पावर को इंपैक्ट कर रहा है, सुनना इसको अच्छे से, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा वैसे, सेंटर और स्टेट के पावर को अगर इंपैक्ट कर रहा है और इसमें हम कोई भी चेंजेस ला रहे हैं, तो उस चेंजेस को लाने के लिए हमें स्टेट्स के पास में उनके लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके पूछना पड़ेगा कि सर हम क्या बदलाव कर सकते हैं इसमें, यानी कि स्टेट्स का भी एसेंट लेना पड़ेगा। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, अगर सपोज करो हम जीएसटी इंक्लूड कर रहे हैं, तो जीएसटी में कहीं ना कहीं हम स्टेट्स का कुछ पावर ले रहे हैं, क्योंकि पूरा टैक्स सिस्टम चेंज हो रहा है,
तो हमें स्टेट्स का परमिशन लेना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन होता है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में स्टेट्स भी पार्टिसिपेट करता है। अब अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में किसी भी प्रकार का बदलाव कर रहे हैं तो हमें स्टेट से भी परमिशन लेना पड़ेगा। एटलीस्ट 50% स्टेट्स का उसमें सहानुभूति या फिर यस होना चाहिए, तभी वो बदलाव हो सकता है। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप ऐसे बदलाव करते हो जहां पे सेंटर और स्टेट दोनों का पावर इन्वॉल्व है, तो बिना स्टेट के परमिशन के आप कैसे बदलाव कर सकते हो। अगर ऐसे करोगे तो हो सकता है कल सेंटर इस तरीके से चेंजेस कर दे कि स्टेट का कोई पावर ही ना हो, हर डिसीजन सेंटर ही ले। तो अगर सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कुछ भी चेंजेस हो रहा है उसमें आपको स्टेट का भी एसेंट लेना चाहिए, एज सिंपल एज पॉसिबल। ठीक है, तो स्टेट व्यू आर नॉट बाइंडिंग। अच्छा, स्टेट से अगर आप व्यू ले रहे हो किसी प्रकार का तो बाइंडिंग नहीं है। अब सपोज करो मैं चाह रहा हूं, गवर्नमेंट चाह रही है कि हम एक स्टेट है उसका नाम बदल दे। अब स्टेट लेजिस्लेचर कह रहा है कि नहीं नाम मत बदलो, तो स्टेट बाइंडिंग, तो सेंटर इसके लिए बाइंडिंग नहीं है। सेंटर ने अगर बोल दिया कि हमें नाम बदलना है तो स्टेट हाँ बोले या स्टेट ना बोले, सेंटर उसका नाम बदल देगा। इसका रीजन ये है कि हमने सेंटर को पावरफुल बनाया हुआ है, क्योंकि सेंटर को ना बहुत सारे स्टेट्स को एक साथ लेकर के चलना है। अगर सेंटर हर स्टेट के हिसाब से डिसीजन लेगा तो सेंटर कोई डिसीजन ले नहीं पाएगा ना। मतलब सेंटर को एक कहीं ना कहीं ऐसा डिसीजन लेना है जहां पे सारे स्टेट्स एक साथ अलाइन हो जाए। अब आप देखो जब बिहार से झारखंड बन रहा था तो उस वक्त की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कह रही थी कि हमारी जानें चली जाएंगी लेकिन हम एक नया स्टेट नहीं बनने देंगे, क्योंकि नया स्टेट बनने का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे लिए लॉस है वो। लेकिन सेंटर ने प्लान किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के लिए एक नया स्टेट को बनाना इंपॉर्टेंट है, तो झारखंड बन गया। तो क्यों कहीं ना कहीं क्या पता चलता है सर, स्टेट का ना कोई भी ऐसा व्यू है वो बाइंडिंग नहीं है पार्लियामेंट को लेकर के। अच्छा, इसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। मतलब अगर सपोज करो हमें कोई नया स्टेट बनाना है, हमें कोई नया स्टेट या कोई स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है, स्टेट का नाम बदलना है, यानी कि सपोज करो आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव पार्लियामेंट को करना है आर्टिकल 2 या 3 में, सर ये कैसे होगा? तो ये होगा सर सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। कैसे होगा? सिंपल मेजोरिटी। मतलब इसके लिए आपको कुछ स्पेशल परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, विद जस्ट सिंपल मेजोरिटी यू कैन डू इट। आपको स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं है कि 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, वो सब की जरूरत नहीं है, आप सिंपल मेजोरिटी से भी कर सकते हो। तो इस प्रकार के ना कुछ इंपॉर्टेंट से पावर्स दिए गए हैं। और क्या बोला गया है? राज्यसभा कंसर्न एसेंशियल इफ द बिल ऑरिजिनेट्स इन द लोकसभा, राइट। मतलब अगर कोई भी ऐसा बिल आप लोकसभा में ऑरिजिनेट कर रहे हैं तो राज्यसभा से भी आपको कंसर्न लेना चाहिए। राज्यसभा भी तैयार होगा तभी जाकर के आप स्टेट से रिलेटेड कोई भी बदलाव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोकसभा अपनी मर्जी से कर दे। यू नीड टू टेक द असेंट ऑफ द राज्यसभा एज वेल। तो यहाँ पे मैंने आपको 3-4 जो पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अगर आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में किसी प्रकार का हम बदलाव कर रहे हैं। यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में अगर हम कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो हमें स्टेट्स को बताना पड़ेगा, स्टेट्स के व्यूज बाइंडिंग नहीं है। और तीसरा, ऐसे कोई भी चीज को हम बिना राज्यसभा के परमिशन के नहीं कर सकते, यानी कि लोकसभा के बाद उस बिल को राज्यसभा में भेजना होगा, राज्यसभा पास करेगा, राष्ट्रपति साइन करेंगे, तो हम आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव कर सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। आर्टिकल 2 क्या बता रहा था? आर्टिकल 2 बता रहा था कि हमें कोई एक नए लैंड को अपने यूनियन का पार्ट बनाना है। फॉर एग्जांपल सिक्किम को हमने बनाया या हमने गोवा को बनाया तो आर्टिकल 2 के थ्रू कर सकते हैं। आर्टिकल 3 बताता है कि हम अपने देश में किसी प्रकार के किसी स्टेट का नाम बदलना है, स्टेट की बाउंड्री छोटी करनी है, बड़ी करनी है, स्टेट को कट करके एक नया स्टेट बनाना है, मतलब इंटरनल कोई भी चेंज करना है, आर्टिकल 3 के थ्रू कर सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। सो आई थिंक दिस शुड बी वेरी क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आराम से, बस देखते जाओ सब समझ में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की अगर हम बात करते हैं तो सर आपके पास में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं कहां पे? यूनियन टेरिटरीज में, ठीक है। दूसरा क्या है सर? दिल्ली के पास में एक स्पेशल स्टेटस है। क्या है स्पेशल स्टेटस? तो आर्टिकल 239A जो है ये कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है फॉर इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब दिल्ली में इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे और दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। दिल्ली के पास में थोड़ा सा स्पेशल पावर है क्योंकि दिल्ली सेंटर है, हब है, भले देश की राजधानी है, बट स्टिल दिल्ली के खुद का अपना लेजिस्लेटिव असेंबली है। पुडुचेरी उसी के पास में, पुडुचेरी के पास भी सिंपल अरेंजमेंट है, लेकिन पुडुचेरी अभी भी यूनियन टेरिटरी एक्ट ऑफ 1963 के हिसाब से चलता हुआ नजर आ रहा है। तो मतलब दिल्ली पुडुचेरी जैसे आपको स्टेट्स में कुछ स्पेशल से पावर्स आपको दिखाई देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। और क्या आपको चेंजेस दिखेगा? तो सर हमने देखा अभी 2019 में एक चेंज आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया। जम्मू एंड कश्मीर को हमने ब्रेक डाउन कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर को स्टेट से हमने यूटी बना दिया। जनरली क्या होता है सर कि जो हमारी यूटीज होती है ना, इसको हम स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इसका रीजन क्या है? यूटीज का मतलब है कि यहाँ पे सेंटर का कंट्रोल ज्यादा है। किसका कंट्रोल ज्यादा है सर? सेंटर का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं चाहता कि सेंटर किसी प्रोविंस को जबरदस्ती कंट्रोल करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन
ये बोलता है कि आप उस प्रोविंस को सशक्त करिए कि वो इस तरीके से हो कि उनके लोग उस प्रोविंस को चलाए, उस स्टेट को वहां के लोग चलाए, यानी कि यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा वो स्टेट चलना चाहिए। तो हमने ऐसा प्रोविजन बनाया हुआ है कि हम अपनी यूटी को भविष्य में स्टेट में कन्वर्ट करें ताकि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। यूनियन टेरिटरी में क्या है, सेंटर का रोल ज्यादा है, वहां पे आम लोगों का रोल थोड़ा कम है। स्टेट्स में सेंटर का रोल कम है, यहाँ पे आम पब्लिक का रोल ज्यादा है क्योंकि अपने लिए अपनी सरकार चुनती है। लेकिन जम्मू कश्मीर में उल्टा हुआ है, उनको स्टेट को तोड़ के हमने यूटी बनाया है। रीजन क्या है, रीजन पता है सर, सिक्योरिटी इशू था, स्पेशल स्टेटस दिया गया था, बहुत सारे मेजर रीजन थे, इसके कारण हमने कहीं ना कहीं वहां पे सेंटर का रोल बढ़ाया है। कहां पे, जम्मू एंड कश्मीर में। तो वहीं आपको दिखाई देगा आर्टिकल 370 को हटाया गया। आर्टिकल 370 क्या दे रहा था, तो सर ये दे रहा था आपके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस एंड दैट वाज एब्रोगेटेड, इसको हटा दिया गया। ठीक है, आर्टिकल 35 यानी जो भी था सबको हटाया गया। स्टेट को बाइफरकेट करके 2 यूटी बना दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर के पास लेजिस्लेचर है और लद्दाख के पास अभी भी लेजिस्लेचर नहीं है। मतलब लद्दाख एक ऐसा यूटी अभी है जिसके पास में खुद का हाउस नहीं है, खुद की इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। इसी चीज को लेकर लद्दाख के लोग काफी साल से क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, बेचारे वहां पर रेबेल कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ताकि आप इनको एटलीस्ट लेजिस्लेचर दे दीजिए। ठीक है, इससे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल इंप्लीकेशन भी दिखाई देता है फेडरलिज्म में। मतलब कहीं ना कहीं फेडरलिज्म फीचर पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना, जहां पे एक टाइम था कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर डिवाइड किया गया था, तो स्टेट के पास में अच्छा खासा पावर था क्योंकि स्टेट का पावर दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। अब हमने उसको स्टेट हटा करके क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो कहीं ना कहीं हमने फेडरलिज्म पे भी तो इंपैक्ट कर दिया ना। वो स्टेट जिसको हम स्टेट का पावर दिए थे वो स्टेट नहीं बचा, वो क्या हो गया, यूटी हो गया। इस पे सेंटर का रूल हो गया, यानी कि फेडरलिज्म पे इंपैक्ट पड़ रहा है। फेडरलिज्म का मतलब था ना सेंटर स्टेट रिलेशन, तो सेंटर स्टेट रिलेशन में बदलाव हो गया, आपने स्टेट ही हटा दिया, अब यूटी बना दिया है, तो फेडरलिज्म पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, आगे क्या देखोगे, अब आएगा सर आपका पार्ट 2 इंडियन सिटीजनशिप। इसको बताने से पहले मैं आपको आर्टिकल 4 बताता हूं। देखो आर्टिकल 4 क्या बोलता है। आर्टिकल 4 ये बोलता है, आर्टिकल 4 दो चीज बोलता है। क्या बोलता है, सबसे पहला बोलता है कि सर आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव करोगे तो ये सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा। कैसे होगा, सिंपल मेजोरिटी के साथ होगा, राइट। मतलब आर्टिकल 2-3 कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 2-3 आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल नहीं है, इस चीज को समझो। मतलब अगर सपोज करो कल मुझे स्टेट नया बनाना है, स्टेट की बाउंड्री छोटी करनी है, स्टेट का नाम बदलना है, तो पार्लियामेंट में 50% लोग ने बोल दिया बदल दो तो नाम बदल जाएगा, 50% लोग ने बोल दिया नया स्टेट बना दो तो नया स्टेट बन जाएगा। इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। इसके लिए ऐसा नहीं चाहिए कि नहीं 2/3 ऑफ द पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब नहीं चाहिए। ये आगे आपको बताऊंगा कि स्पेशल मेजोरिटी क्या है, सिंपल मेजोरिटी क्या है। मतलब ये हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कोई संशोधन नहीं कर रहे संविधान में, एक सिंपल सा चेंज कर रहे हैं, एक नया स्टेट बना रहे हैं, एंड दैट कैन बी डन विद सिंपल मेजोरिटी। ये आपका आर्टिकल 4 बोलता है। आर्टिकल 4 एक और चीज बोलता है, वो ये कहता है कि अगर आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई भी चेंज किया तो ये चेंज आपको राज्यसभा, आपको शेड्यूल 4 है ना, TEAR, हाँ, आपको आपका जो शेड्यूल 4 है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें भी आपको चेंज इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बच्चे फंस जाते हैं, सर ये शेड्यूल 4 क्या है, बहुत सिंपल है। देखो शेड्यूल 4 बोलता है क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी क्या है स्टेट्स हैं, इन सभी स्टेट्स का कुछ ना कुछ हम सीट देंगे राज्यसभा में। किसमें देंगे, राज्यसभा में। सुनो इसको बहुत अच्छे से, बहुत बार बच्चे इसमें गलती करते हैं, उनको बुक से समझ में नहीं आता। मतलब आपको पता चलेगा कि राज्यसभा मतलब हर स्टेट, जो हर स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से कुछ मेंबर राज्यसभा में जाते हैं, मतलब आपको पार्लियामेंट में आते हुए नजर आएंगे। मतलब बिहार से कुछ लोग राज्यसभा में जाएंगे, कुछ लोग आपको दिखाई देगा राजस्थान से जाएंगे, कुछ वेस्ट बंगाल से जाएंगे, कुछ झारखंड से जाएंगे, कुछ तेलंगाना से जाएंगे, अलग अलग स्टेट से कुछ कुछ लोग राज्यसभा में जाते हैं। मतलब हर स्टेट का कुछ ना कुछ हमने सीट दिया हुआ है राज्यसभा में, यही आपके शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। यानी कि शेड्यूल 4 के अंदर में ये बताया हुआ है कि हर स्टेट को हमने कुछ ना कुछ सीट दिया हुआ है राज्यसभा में। कितना सिंपल है, समझ में आ रहा है। अब सपोज करो मैंने आर्टिकल 2 में या आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव किया, यानी कि सपोज करो कोई बाहरी एरिया को मैं अपना इंडिया का स्टेट बना रहा हूं, दिस इज नंबर 1। या फिर सपोज करो आर्टिकल 3 को लेकर के कि आपने अपने देश में जो आपके स्टेट्स थे इनको कट करके एक और न्यू स्टेट बना दिया। इस तरीके से आपने कहीं भी एक नया स्टेट बनाया, कहीं भी आपने एक नया स्टेट का फॉर्मेशन किया है,
तो अब इसके कारण आपका शेड्यूल 4 में भी बदलाव देखने को मिलेगा। मतलब हो सकता है अभी आपके पास में शेड्यूल 4 में 28 स्टेट्स हो और 28 स्टेट में कितने राज्यसभा के मेंबर होंगे उनका लिस्ट तैयार किया गया। यही है ना आपके शेड्यूल 4 में कि देखो इस स्टेट से इतने लोग राज्यसभा में, इस स्टेट से इतने लोग, इस स्टेट से इतने लोग, इस स्टेट से इतने लोग, इससे इतने लोग। हमने 28 स्टेट्स के 28 मतलब स्टेट से कितने कितने लोग जा रहे हैं राज्यसभा का, उसका एक लिस्ट बनाया हुआ है किसमें, शेड्यूल 4 में। कल हमने सर एक नया स्टेट बना दिया आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 का इस्तेमाल करके। अब 28 की जगह पे 29 स्टेट्स हो गए, लेटर सपोज कि 30 स्टेट्स हो गए। तो अब जो भी स्टेट्स बढ़ रहे हैं, इन स्टेट्स को भी तो आपको सीट देना पड़ेगा ना राज्यसभा में। मतलब आपको उसमें चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो आपका शेड्यूल 4 था जिसमें 28 स्टेट्स का नाम दिया गया था कि उनमें कितने सीट्स है राज्यसभा में, हो सकता है 29 स्टेट होगा तो एक और नए स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा, 30 स्टेट होगा तो 2 और नए स्टेट को इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके सामने आपको लिखना पड़ेगा कि इन दोनों स्टेट को हम कितना सीट दे रहे हैं राज्यसभा में। समझ रहे हो? तो आर्टिकल 4 यही बोलता है कि अगर हम आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का बदलाव करेंगे तो वो बदलाव हमें शेड्यूल 4 में भी करना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल 4 कहीं ना कहीं सारे स्टेट्स का लिस्ट कंटेन करता है और उसमें कंटेन करता है कि उन स्टेट्स को हमने कितना सीट दिया है। तो अगर हमने एक नया स्टेट क्रिएट कर दिया तो हम उस नए स्टेट का नाम भी इसमें डालेंगे, प्लस उसको कितना सीट दिया गया है वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। यानी कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के कारण शेड्यूल 4 पे सीधा इंपैक्ट दिखता हुआ नजर आता है। एज सिंपल एज पॉसिबल। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? लेट मी नो। समझ में आ रहा है सबको? बताओ इसमें कोई दिक्कत, समस्या, आपत्ति, विपत्ति, चाय पत्ती कुछ भी है तो बताओ। क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल है शेड्यूल आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने आर्टिकल 4 को जानबूझ के आपके सामने लिखा है यहाँ पे, ताकि आपको मेरे से ज्यादा समझ में आए। लिख के बताना इज नॉट इज अ वेरी इजी थिंग, बट साथ में लिख करके समझाने में थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है। अब सर आपका पार्ट 2 जो है आपका सिटीजनशिप। पहले मैं आपको बता दूं सिटीजनशिप से बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिटीजनशिप का हम कुछ ही प्रोविजन को कवर अप करेंगे, बाकी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी बाय रुपेश, राइट। यहां से आप इसको डाउनलोड करोगे और उसको आगे रीड कर लोगे, वहां से आपका कंटेंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं अभी आपको कुछ इससे रिलेटेड चीजें बताऊंगा। पहले आप देख लो सिटीजनशिप से कैसा क्वेश्चन आता है। क्या बोला गया हुआ है कि हमारे पास में सिर्फ एक ही सिटीजनशिप है, एक ही डोमिसाइल है, राइट। दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ स्टेट। अगर आपको देश का राष्ट्रपति बनना है तो अगर आप बाई बर्थ सिटीजन है तो ही आप बन सकते हैं, या फिर अगर कोई फॉरेनर है उसको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं तो हम उसकी सिटीजनशिप कभी भी नहीं हटा सकते किसी भी सिचुएशन में। ठीक है, ये तीन स्टेटमेंट्स हैं और ये आईएएस के एग्जाम में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, आपसे बनने लगेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। ठीक है, बहुत 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 बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर आप देखो यहाँ पे ये यूपीएससी सीएससी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे कि अगर हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की बात करते हैं तो इट डील्स विद द डिटरमिनेशन ऑफ सिटीजनशिप ऑन और आफ्टर, राइट। मतलब आपके देश में सिटीजनशिप कब मिलेगी, ये सीडीएस का क्वेश्चन है 2023 का, राइट। अब ये भी हम अभी पढ़ेंगे अपने आर्टिकल में, तो इससे और क्लियर रूप से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है। सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। और हमारे देश में जो ये सिटीजनशिप दी जाती है ना, राइट, तो हमारे देश में सर सिंगल सिटीजनशिप है। कैसी है? तो हमारे देश में सर सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब हमारे देश में किसी स्टेट को सिटीजनशिप नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हो सकता कि सर केरला को हमने अलग सिटीजनशिप दे दिया है, बिहार के लोगों को अलग दे दिया, दिल्ली वालों को अलग दे दिया, पंजाब को अलग दे दिया। नहीं, सबके पास में एक ही सिटीजनशिप है कि ये सारे के सारे लोग क्या है, इंडियन है, भारतीय है। यानी कि अगर मैं चाहूं तो मैं बिहार में रह सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं केरला में रह सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं लद्दाख में रह सकता हूं, मैं चाहूं तो कश्मीर में रह सकता हूं। मतलब मुझे स्टेट में अपने रहने से कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हम पूरे पूरे क्या है, भारतीय, और भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, राइट। एक आध इसका एक्सेप्शन ये है कि लोकल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, प्लस अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है, राइट, जो बेचारी थोड़ी कम है, उनकी संख्या, उनको बढ़ाना है, तो वैसे जगहों पे हमें गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे आपको ट्राइब्स दिखाई देंगे, उनके एरिया में आप सीधा नहीं जा सकते। बट इन जनरल आपके देश का एक ही सिटीजनशिप है और आप अपने देश में किसी भी नॉर्मल स्टेट में आकर रह सकते हैं। आप देख रहे हैं दिल्ली में कई सारे लोग पूरे पूरे देश से आते हैं और यहाँ पे घर बनाते हैं, प्रॉपर्टी रखते हैं, उनके पास में आकर लोकल एड्रेस होता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, सब कुछ दिल्ली का हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे ये पता चलता है कि हमारे देश में एक ही सिटीजनशिप है, आप किसी भी स्टेट से आइए, कहीं भी बस सकते हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल। ये हमें सिटीजनशिप चैप्टर में देखना है। अब ये जो सिटीजनशिप है ना सर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक पूरा पूरा सिटीजनशिप दिया हुआ है, क्योंकि आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक हमने तो सर यूनियन एंड टेरिटरी पढ़ा ना अभी,
जिसमें मैंने आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4, आर्टिकल 1 बताया कि देश का नाम प्लस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, आर्टिकल 2 बताया कोई बाहर के टेरिटरी को स्टेट बना सकते हैं, आर्टिकल 3 बताया कि कोई हमारे देश में इंटरनल चेंजेस करने, आर्टिकल 4 बताया कि आर्टिकल 2, 3 में कुछ भी चेंज कर रहे तो सिंपल मेजोरिटी के साथ करेंगे, और आर्टिकल 2, 3 में कोई भी बदलाव हो रहा है शेड्यूल 4 में बदलाव होगा। ये सब हमने आर्टिकल 1 से लेके 4 तक पढ़ा था। आर्टिकल 5 से लेके 11 जो है कहीं ना कहीं आपके सिटीजनशिप का एक पार्ट है। अब ये जो आर्टिकल 5 से 11 है ना, ये बहुत ही नॉर्मल से आर्टिकल्स है, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से क्वेश्चंस आते भी नहीं इन जनरल, तो इसको बहुत ही सिंपलीफाइड तरीके से पढ़ेंगे और आगे चलेंगे, ठीक है। आर्टिकल 5 क्या बोलता है? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जब हमारा संविधान शुरू होता है, कॉमेंस होता है, तो हम लोगों को क्या दे रहे हैं? सिटीजनशिप देते हैं, ठीक है। कब होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कॉमेंस? ये होता है सर 26 जनवरी 1950, यानी कि कहीं ना कहीं जो 26 जनवरी 1950 के पहले के लोग हमारे देश में आए हुए उन सबको अपने देश का नागरिकता दे रहे हैं। दूसरा है सर राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, मतलब अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया माइग्रेट हो रहा है तो उन लोगों के पास में कुछ अधिकार है, उससे रिलेटेड आर्टिकल 6 में दिया हुआ है। आर्टिकल 7 बोलता है सर राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, कोई अगर हमारे यहाँ से माइग्रेंट जा रहा है पाकिस्तान तो उसके पास में क्या अधिकार है, उसके बारे में आर्टिकल 7 दे रहा है। आर्टिकल 8 क्या बोल रहा है? आर्टिकल 8 कह रहा है सर राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, मतलब हमारे देश का कोई है, इंडियन ऑरिजिन का है और वो इंडिया के बाहर रह रहा है तो उसके पास में कुछ अधिकार होंगे, ये हमें प्रिसाइजली आर्टिकल 8 में देखने को मिलेगा। आर्टिकल 9 बोलता है सर पर्सन वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन, मतलब क्या, अगर कोई भी इंसान जानबूझ करके किसी विदेशी देगा, मतलब या सपोज किसी विदेश की कोई, मतलब कोई देश है, दूसरा कोई देश है, फॉरेन कंट्री है, अगर कोई भी किसी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा है तो उस टाइम पे उसका इंडियन का सिटीजनशिप खत्म हो जाएगा। मतलब सपोज करो मैं इंडियन हूं, कल मैं अगर यूएसए का सिटीजनशिप लूंगा तो बाय डिफॉल्ट अब मैं भारत का नागरिक नहीं रहा, क्योंकि हमारा जो देश है वो डबल सिटीजनशिप पे बिलीव नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आप किसी और देश के भी नागरिक बन जाओ साथ में भारत के भी नागरिक रहोगे, नहीं, हमारा देश बोलता है कि आप या तो भारत के नागरिक रहोगे या फिर किसी और देश के नागरिक रहोगे। हम सिंगल सिटीजनशिप में बिलीव करते हैं, और भारत मतलब पूरा भारत, किसी स्टेट का भी नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल चीज है। आर्टिकल 10 कहता है सर कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजन्स, मतलब हमारे जो देश में सिटीजन्स है उनके कुछ राइट्स उसको लेकर बात करता है। आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट टू रेगुलेट राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। आर्टिकल 11 ने कहीं ना कहीं एक विंडो दिया है कि अगर हम अपने संविधान में सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी बदलाव करना चाहें तो पार्लियामेंट कर सकता है, ऐसा आर्टिकल 1 में बताया गया है। कि ये देखो, ये तो प्रोविजंस हमने अभी के टाइम पे लिख दिया 1950 के आसपास में जब हम संविधान लिख रहे थे कि अभी के टाइम पीरियड में सिटीजनशिप का ये सारी चीजें रिक्वायरमेंट है, लेकिन हो सकता है आज से 100 साल बाद सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट अलग हो जाए, हमारा नेचर ऑफ माइग्रेशन अलग हो जाए, तो उस टाइम पीरियड में हमारा पार्लियामेंट के पास में पावर होना चाहिए कि सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी बदलाव कर सकता है संविधान में। ये आर्टिकल 11 में दे दिया गया हुआ है, एज सिंपल एज पॉसिबल। अब ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया कि आर्टिकल 11 को ध्यान में रखते हुए हमारे पार्लियामेंट ने 1955 में एक नया कानून बना दिया, एक नया एक्ट बना दिया, उसका नाम ही कर दिया सर सिटीजनशिप एक्ट। क्या नाम कर दिया? उसका नाम कर दिया सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955, ठीक है। क्या बोला गया? ये कहा गया कि हम किस प्रकार से हमारे देश का सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो आर्टिकल्स किस प्रकार से सिटीजनशिप को एक्वायर कर सकते हैं इसके बारे में उसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अगर किसी के सिटीजनशिप को खत्म करना है, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, तो कैसे उसके सिटीजनशिप को खत्म करेंगे, कैसे टर्मिनेट करेंगे, इनके बारे में भी आपके आर्टिकल्स में नहीं दिए हुए हैं। यानी कि जो भी प्रोविजन है टर्मिनेशन से रिलेटेड या नए सिटीजन्स बनाने से रिलेटेड, ये सब हमने अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया हुआ है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में सारी चीजें नहीं दी गई हैं, एज सिंपल एज पॉसिबल, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बोलता है सर बाय बर्थ, सेक्शन 3 1955 ने बोला गया कि अगर कोई भी इंसान है, राइट, वो अगर 26 जनवरी 1950 से के बाद और अगर 1 जुलाई 1987 के पहले उसका जन्म होता है, ठीक है, तो क्या है, बाय बर्थ उसको हम सिटीजनशिप दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, बॉर्न इन इंडिया ऑन एंड आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर 3 दिसंबर इफ ईदर ऑफ द पेरेंट्स इज इंडियन सिटीजन। मतलब सपोज करो किसी का जन्म 1 जुलाई 1987 के बाद होता है, ठीक है, और 3 दिसंबर 2004 के पहले होता है, उसको भी हम सिटीजनशिप दे देंगे, लेकिन उनकी किसी ना कोई एक पेरेंट जो है वो इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, भारत के वो नागरिक होना चाहिए। अगर होंगे तो उनको सिटीजनशिप दे देंगे, एक भी पेरेंट है तो माँ या फिर फादर। born in India on and after 3rd December 2004 if both parents are Indian citizenship or one parent is Indian another is not illegal migrant। ये भी इंपॉर्टेंट है,
2004 के बाद भी अगर किसी का जन्म होता है तो भी उसे भारत का नागरिक बना देंगे अगर उनके दोनों माता पिता दोनों भारतीय हैं, या फिर माता पिता में से कोई एक भारतीय है और दूसरा जो भारत में रह रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत ही फॉर्मल तरीके से रह रहा है, इलीगल माइग्रेंट नहीं है, जबरदस्ती भारत में नहीं आया है, वीजा उजा लेकर के आया और यहाँ पे रह रहा है, रजिस्टर कर चुका है, जो भी एक कानूनी तरीके रूप से रह रहा है, तो हम उनके बच्चे को भारत की नागरिकता दे देंगे। तो कहीं ना कहीं बाय बर्थ नागरिकता देने वाली चीज इसमें ऐड की गई है। ठीक है, दूसरा दूसरा बताने से पहले आई हैव समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। सर हमने स्टार्ट किया हुआ है गुरु द्रोणा मेंटोरशिप बैच। प्रीसाइजली ये मेंटोरशिप बैच हमने स्टार्ट किया हुआ उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी और यूपीएससी वर्टिकल के जो भी एग्जाम्स उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस के हो, यूपीएससी के हो, जो भी एस्पिरेंट हो, इसमें आपको 24/7 मेंटोरशिप मिलेगा, मेंस के आंसर राइटिंग मिलेंगे, प्लस हम आपका पूरा पूरा सिलेबस कवर अप कराएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सबसे इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, आपको डेली सुबह उठ करके ग्रुप में टारगेट्स देना है कि हम आज ये कवर अप करने वाले, और शाम को आपको अपडेट देना है कि सर मैंने इतना अपना टारगेट कंप्लीट कर लिया है। सो इस तरीके से रेगुलर बेसिस पे एक एस्पिरेंट बहुत ही अटेंटिव होकर के अपने टारगेट्स को कंप्लीट करेगा, डिप्रेस डिमोटिवेटेड फील नहीं करेगा। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस मेंटोरशिप बैच को स्टार्ट किया हुआ है। बहुत ही सरल भाषा में अगर मैं बताऊं अपने कुछ मेंटोर्स के बारे में, तो ये आपके सर्वर सर है, इन्होंने 3 बार यूपीएससी मेंस दिया हुआ है, श्रुति मैम ने 1 बार मेंस दिया हुआ है, चंदन सर इज ऑथर, ही हैज रिटन कंटेंट इन लॉट ऑफ एकेडमिक्स, एंड दिस इज सोलंकी सर, अभी जस्ट एक हफ्ता पहले इनकी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट में रैंक आया। Now he has cleared the assistant commandant exam and he will be leaving, but he was also a mentor in this program. So we have the quality mentor, and यहाँ पे क्या होगा सर 5000 से ज्यादा एमसीक्यू कराएंगे पीवाईक्यू प्रैक्टिस के साथ, जिसके कारण आपका प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होती रहे, प्लस आंसर राइटिंग में आपका मेंस भी कंटेंट में कवर होते रहे। प्रीसाइजली अभी हमने बैच में सोसाइटी स्टार्ट किया हुआ है, वो भी स्टैंडर्ड 12th की एनसीईआरटी के साथ हम सोसाइटी कवर अप कर रहे हैं, सोसाइटी के नोट्स बना रहे हैं, और उसके साथ में हम आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर चुके हैं। तो अगर आप में से कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के कोई भी ऐसे वर्टिकल एग्जाम्स को हिट करना चाहता है, make sure this program is for you and join it only when you are consistent for the next at least 1 year. ठीक है, चलो कमिंग बैक टू द टारगेट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आखिरकार में इसको हमने अरेंज कैसे किया हुआ, क्योंकि बहुत ही रैंडम सा लग रहा होगा आपको। तो हमने क्या किया है सर, पूरे महीने के टारगेट को ना 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया। फॉर एग्जांपल वीक 1 एंड वीक 2 हमने बोला इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत कराएंगे और आपको ये टारगेट अचीव करना है। अब ये 2 हफ्ते में लक्ष्मीकांत में क्या कवर करना है, तो सर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, प्रियम्बल पढ़ोगे, फंडामेंटल राइट पढ़ोगे, डीपीएसपी पढ़ोगे, राइट इंडियन पॉलिटी का, इसके साथ साथ में आप इसके नोट्स बनाओगे। फिर अगले हफ्ते में सर आप यूनियन गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, पीएम प्रेसिडेंट पढ़ोगे, फिर इसके साथ में आप नोट्स बनाओगे। मतलब क्या है, हमने आपके पूरे के साल के रूटीन को मंथ वाइज, फिर वीक वाइज, और वीक के अंदर भी डे वाइज में ब्रेक डाउन कर दिया कि एकदम प्रिसाइजली ये काम करते चलना है, और ये टारगेट्स को आपको पूरे साल अचीव करना है। ट्रस्ट मी, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर यू विल फाइंड दैट योर स्टैटिक पार्ट इज कंप्लीटेड जेन्युइनली। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम। एनीवेज, तो इसके आगे अगर हम चलेंगे तो हमें दिखाई देगा सर बाय डेसेंट। डेसेंट मतलब क्या होता है सर, मतलब होता है जो वहां के रहने वाले लोग होते हैं, जो वहां के नेटिव होते हैं, उनको डेसेंट कहते हैं, राइट। मैं अगर कहाँ का नेटिव हूँ तो उस बेसिस पे भी सिटीजनशिप मिलता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है, राइट, 26 जनवरी 1950 के बाद में, लेकिन आपके फादर जो वो इंडियन सिटीजन है आपके जन्म के समय में, राइट, तो आप अगर बर्थ अपना रजिस्टर करोगे 1 साल के अंदर, मतलब सपोज करो कोई एक ऐसा इंसान है, भारत का नागरिक है, एनआरआई है, विदेश में रह रहा है, दुबई में रह रहा है, उसके बच्चे का जन्म दुबई में हुआ, तो अगर वो 1 साल के अंदर वहां पे जाकर के जो इंडियन कॉन्सुलेट है उसमें अगर रजिस्टर करवाए कि मेरा एक बच्चा हुआ है, तो उस बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी डिस्केंट के हिसाब से। मतलब किस बेसिस पे मिलेगी, तो आपके रहने के, आपके पूर्वजों के घर के हिसाब से कि आप भारतीय हैं, क्योंकि आपके जो पेरेंट्स है वो कहीं ना कहीं भारत से रूट रखते हैं, तो उस बेसिस पे भी सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। दूसरा है सर बाय रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, अगर कोई भी ऐसा इंडियन ओरिजिन का इंसान है भारत में और वो 7 साल तक भारत में रहता है, ठीक है, अगर ऐसा वो इतना टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रहा है, रेसिडेंस में रह रहा है और सही तरीके से रह रहा है, तो उसको भी हम भारत का सिटीजनशिप दे देंगे। और भी इसमें कुछ प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल वुमेन मैरिड टू इंडियन सिटीजन, अगर कोई ऐसी औरत है भारत के नागरिक से शादी कर रही है उसको भी मिल सकता है, या माइनर चिल्ड्रन है किसी भी पर्सन का हु बिकेम इंडियन सिटीजन, कोई भी ऐसा इंसान है उसका माइनर बच्चा और भारत का नागरिक बन गया है, तो इन सभी कंडीशंस पे आपको कहीं ना कहीं इंडियन की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको रजिस्ट्रेशन के हिसाब, रजिस्ट्रेशन वर्ड से आपको पता चल रहा है रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, आपने रजिस्टर करवाया है, कुछ साल रहे हैं, कहीं पे इन्फॉर्म करवाया, रजिस्टर करा करके आपको नागरिकता मिली है, सिंपल भाषा में। आगे क्या है सर, नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर आपके यहाँ पे कोई भी फॉरेनर है, वो भारत में रह रहा है 12 साल तक, तो नेचुरलाइजेशन के थ्रू उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन याद रखना इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलीगल माइग्रेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम पीरियड में क्या हो रहा है सर, इलीगल माइग्रेंट्स आ जाते हैं तो उनको सिटीजनशिप कभी नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल कोई रोहिंग्या है,
हाँ वो इलीगल माइग्रेंट है, वो कितने साल भी इंडिया में रह जाए उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, कल आप एनआरसी कराओगे उसको हटाना ही पड़ेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको समझना, इसमें गलती मत करना, ठीक है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। नेक्स्ट है मस्ट रेनाउंस प्रीवियस सिटीजनशिप, आपको अपना पुराना वाला नागरिकता छोड़ना पड़ेगा। अगर आप भारत का नागरिकता अपना रहे हैं और आप यूएस के रहने वाले हैं, बांग्लादेश के, किसी भी देश के, भारत में अगर आप नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको अपने पुराने देश की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप पे बिलीव करते हैं, वी डू नॉट बिलीव ऑन सिटीजनशिप ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, राइट। फिर आपके पास ना भारत को लेकर के सही तरीके से नॉलेज होना चाहिए, स्पेशली इंडियन लैंग्वेज को लेकर के, ताकि आप यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल सके, यहाँ के कल्चर को शेयर कर सके। उसके साथ साथ में आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, और आप इस तरीके से हो कि आपका लॉ एंड ऑर्डर में ऐसा नहीं कि पुलिस में आपका केस आ रहा है, मर्डर केस आ रहा है, रॉबरी आ रहा है, ये सब नहीं होना चाहिए। You should be a good character person, only then you can be you'll be getting citizenship by naturalization। तो ये कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट से प्रोविजन है। एक है सर बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब क्या है, अगर किसी नए टेरिटरी को हमने भारत का पार्ट बना दिया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टेरिटरी के रहने वाले लोगों को भी भारतीय का सिटीजनशिप दे सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिक्किम को 1975 में इंडिया का पार्ट बना दिया, तो जो सिक्किम में रहने वाले लोग थे, जो इनकी आबादी थी, जो लोग है ना पीपल, इनको भी हम भारत की सिटीजनशिप दे सकते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन गिव देम द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। वाई? क्योंकि आपने पूरा एक स्टेट को इंक्लूड कर लिया ना। अब अगर आप इनको सिटीजनशिप नहीं दोगे तो इनको कहां भगाओगे, ये सिक्किम छोड़ के तो जाएंगे नहीं। सो दैट इज द रीजन वाई इनको भी आप नागरिकता दे सकते हो। ये आपका नंबर 5 है, ये 5 तरीके नागरिकता देने के, ठीक है। एक और छोटा सा अनाउंसमेंट, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑफ यू गाइस। साथ ही में हमने एक एनसीईआरटी का जो आपका मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया हुआ है। इस प्रोग्राम का एक ही पर्पस है कि सर आपका जो एनसीईआरटी है, राइट, एनसीईआरटी कहाँ से कहाँ तक, स्टैंडर्ड 6 से लेकर के 12 तक, इसको आपको मेंटोर्स के थ्रू अच्छे से कवर कराना, राइट। अब ये इंपॉर्टेंट पर्पस क्यों है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एनसीईआरटी को नॉवेल्स की तरह पढ़ते हैं, जो कि गलत है। अगर आप स्टैंडर्ड 6 की एनसीईआरटी में इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो फिर आप 12th के भी एनसीईआरटी में आईवीसी पढ़ो, ताकि आपका आईवीसी पूरी तरीके से खत्म हो जाए। फिर आप आईवीसी का, यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, आपका आईवीसी का नोट भी बन जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, 6 क्लास की आईवीसी पढ़ते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर हम 7, 8, 9, 10, 11, फिर 12 में अगर के आईवीसी पढ़ेंगे, तब तक हम 6 का इंडस वैली सिविलाइजेशन भूल चुके होते हैं। तो वैसी प्रॉब्लम्स ना हो, इसीलिए हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से आपका एनसीईआरटी कवर अप कराने के लिए इस मेंटोरशिप बैच को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें आपका एनसीईआरटी का कंप्लीट कवरेज करेंगे, डेली टारगेट्स मिलेंगे, इवनिंग में आपको रिव्यू करना पड़ेगा क्या टारगेट रहा है। आपके जो भी मेंटोर्स है वो यूपीएससी, पीसीएस, सीएपीएफ या सीडीएस बैकग्राउंड से आते हुए नजर आएंगे। 2000 से ज्यादा आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने को मिलेगा, प्लस आपको स्मार्ट टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, और हम वीकली गूगल मीट सेशन लेंगे, जहां पे हम क्या करेंगे, एस्पिरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, और जरूरत पड़ने पर उनको स्पेशल पीडीएफ नोट्स भी दिया जाता रहेगा, ताकि वो उस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करें, ठीक है। इनसे रिलेटेड कोई भी आपको अपडेट चाहिए हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट ओवर मी, माई नंबर इज 9910193064। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली गेट ऑल द डिटेल्स। एनीवेज, कमिंग बैक अगेन, अब हम देखेंगे सर सिटीजनशिप को हटाया कैसे जा सकता है, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। सबसे पहला सर रेनंसिएशन, मतलब अगर कोई इंसान जानबूझ के अपनी नागरिकता को छोड़ दे कि मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, आई एम रेनंसिएटिंग द सिटीजनशिप, तो कहीं ना कहीं उसकी सिटीजनशिप चला जाएगा, राइट। लेकिन आप भारत की नागरिकता उस टाइम पे नहीं छोड़ सकते जब आपका देश किसी दूसरे देश के साथ युद्ध कर रहा हो। सपोज करो कल इंडिया किसी के साथ में वॉर कर रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि आप भारत को छोड़ के भाग जाएं, भारत की नागरिकता छोड़ के भाग जाए, नहीं भाग सकते आप। आपको अपने देश के साथ में कठिन समय में खड़ा होना होगा। नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर वाला स्टेट है, नॉर्मल चीज है, आपको छोड़ना आप चले जाओ। लेकिन अगर आपका देश आपके साथ बुरे टाइम पे रहा है, तो यू शुड बी स्टैंडिंग विद योर कंट्री, राइट। तो इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है कि आप नहीं छोड़ सकते जब तक आपको प्रेसिडेंट साहब परमिट ना करे। तो प्रेसिडेंट साहब किस आम इंसान को परमिट करेंगे? क्या प्रेसिडेंट के पास इतना टाइम है कि आपको परमिट करेंगे? ये क्लॉज दिया हुआ है कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा सिचुएशन हो जाए तो उसमें हम इसका यूज कर सकेंगे, बट इन जनरल आपके देश में जब युद्ध चल रहा हो तो आप देश को छोड़ नहीं सकते, मतलब सिटीजनशिप छोड़ नहीं सकते। टर्मिनेशन मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट कर दिया गया, वॉलेंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, आपने जानबूझ करके किसी दूसरे देश की नागरिकता अपना लिया, तो आपकी नागरिकता को टर्मिनेट कर दिया गया। अब इसमें एक हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार है बॉलीवुड के, राइट, जो कनाडा की नागरिकता अपनाने चले गए थे, और इस चक्कर में उनकी भारत की नागरिकता टर्मिनेट हो गई थी, ठीक है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट ऐसे भी लोग हैं, राइट, क्योंकि उनका इंडिया में मूवीज नहीं चल रही थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं कनाडा का नागरिक बन जाता हूँ, और जैसे भारत में मूवीज चलने लग गई, वापस से भारत की नागरिकता उन्होंने अप्लाई कर दिया। सो यू कैन सी दीज काइंड ऑफ पीपल लिविंग इन आवर कंट्री एंड दे आर मेकिंग ग्रेट मनी बाय यू, राइट। वो आपको बोलेंगे कि अगर आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, 1 घंटा फिटनेस पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आप मर जाओ, उससे अच्छा वो है कि यू शुड गो एंड यू शुड डाई। और उसी के थोड़ी देर बाद वो एक ऐसे प्रोडक्ट का ऐड करेंगे
जो कि हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा डिजास्टर्स है, बिकॉज ऑल दे आर मेकिंग मनी एंड दिस इज कॉल्ड द फेक एजेंडा। ठीक है, मतलब ये नहीं कह रहा कि आप ऐड करके पैसे मत कमाओ, मैं ये कह रहा हूँ आप ऐड करके पैसे कमाओ, वो आपका पर्पस है, आपका धंधा है, वो आपका प्रोफेशन है, फिर ज्ञान की बातें मत करो, ये प्रोपोगेंडा हो गया, राइट। एनीवेज नेक्स्ट आते हैं हम डिप्राइवेशन पे। डिप्राइवेशन है आपका सेक्शन 10 ऑफ इंडिया में, क्या बोल रहा है, गवर्नमेंट कैन डिप्राइव सिटीजनशिप इफ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड। अगर किसी ने फ्रॉड करके सिटीजनशिप ले लिया हमारा, तो उसको डिप्राइवेशन के द्वारा उसकी सिटीजनशिप छीनी जा सकती है। सो गवर्नमेंट डिप्राइवेशन लगा के सिटीजनशिप हटा सकती है अगर किसी ने फ्रॉड करके सिटीजनशिप को लिया है, या फिर कोई गवर्नमेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, आपके संविधान के प्रति लॉयल नहीं है, तो भी उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव की जा सकती है, राइट। अभी संविधान है, गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के प्रति डिसलॉयल यानी कि हो सकता है ना कि आप गवर्नमेंट के आइडियोलॉजी से नहीं मैच करते तो आपको नागरिकता छीन ली जाए, ये नहीं हो सकता। मतलब आपके देश में डेमोक्रेसी है ना, हो सकता है ना कि कुछ लोग को सरकार अच्छी लग रही है और कुछ लोगों को सरकार अच्छी नहीं लग रही हो, जिसको अच्छी नहीं लग रही हमको उसको भी सम्मान करना, यही तो डेमोक्रेसी है। कि मुझे सरकार अच्छी नहीं लग रही, मैं सरकार के मुंह पे बोल सकता हूँ कि मुझे आप अच्छे नहीं लगते क्योंकि आपके ऐसे ऐसे काम है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, ये पावर मुझे संविधान ने दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर अपनी गवर्नमेंट को ऐसा कुछ बोलूं तो आप मुझे सिटीजनशिप से हटा दो, आप मुझे आतंकवादी घोषित कर दो, पाकिस्तानी घोषित कर दो, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति डिसलॉयल्टी दिखा रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए चीजों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन को डिसग्रेस कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, डिसलॉयल दिखा रहा हूँ, तो नागरिकता छीनी जा सकती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, अगर मैंने अनलॉफुल तरीके से व्यापार किया है या फिर किसी भी दुश्मन के साथ कम्युनिकेट किया है वॉर के टाइम पीरियड में, युद्ध चल रहा हो, युद्ध में मैंने अपने दुश्मन को मैसेज पास किया, सीक्रेट मैसेजेस पास किए, ऐसा करना है वैसे करना है, अगर मैं ऐसा कुछ भी कर रहा हूं, इफ आई एम डूइंग एनीथिंग एज सच, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा सर, उस टाइम पीरियड में भी आपको पता चलेगा हमारी सिटीजनशिप डिप्राइव हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब के सब जो प्रोविजंस है, ये सब सिटीजनशिप को डिप्राइव करने वाले प्रोविजंस है। एंड विद दिस वी आर एंडिंग ऑफ द सेशन, क्योंकि पता है इस पर्टिकुलर चैप्टर में ना आपको ओसीआई के बारे में पढ़ना है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, बट ये सारे टॉपिक्स ना आप सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ रीडिंग करोगे। क्यों सेल्फ रीडिंग करोगे, क्योंकि इन टॉपिक्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है, और जिस तरीके से हमने कंटेंट तैयार किया हुआ है इसको समझना बहुत आसान है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप जैसे इसको नीचे एक्सप्लोर करोगे ना आपको इसका कंटेंट दिखेगा, सो यू जस्ट सपोज टू गो एंड रीड दिस थिंग। आप एक बार इसको रीड करोगे, आपको पीओआई और इन चीजों के बीच का डिफरेंस बहुत ही क्लियर रूप से समझ में आ जाएगा। जो टेक्निकल एस्पेक्ट था, आर्टिकल्स वाला था, उसको मैंने एग्जांपल्स के साथ कवर अप करा दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बट पीओआई, ओसीआई एक बार रीड कर लेना, नॉवल की तरह रीड कर लेना, इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। या इट इज जस्ट दैट कि यहाँ से बहुत क्वेश्चंस नहीं आते, सो वी आर स्किपिंग इट, बिकॉज हमारा पर्पस ही अल्टीमेटली ये है, पढ़ो वो जो जहां से एग्जाम में क्वेश्चन है। सिटीजनशिप से एग्जाम में क्वेश्चन आने के बहुत रीजन है, एक तो ये कि सिटीजनशिप एक बहुत ही डायनेमिक सा चैप्टर है, हर दूसरे दिन एक नया प्रोविजन, एक नया क्लॉज आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस हमेशा वहां से आते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पिलर है, इथोस है, वहां से यूपीएससी या स्टेट पीसीएस क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, अमेंडमेंट, जुडिशरी, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, वहां से क्वेश्चन आते हैं। सिटीजनशिप से यूजुअली क्वेश्चंस उतने नहीं आते, बट फिर भी हमने सिटीजनशिप को एक अच्छे लेवल पे कवर कर लिया है। So my only request to every one of you is that whatever we have covered, make sure all you guys are revising the content thoroughly, and you'll get the content on UPSC by Rupesh on the Telegram channel. So I hope कि आप ये सारी वीडियोस को बहुत ही सीक्वेंस में देखोगे, इस साल, अगले साल या उसके अगले साल, आप जब भी देखोगे आपके पॉलिटी कॉन्सेप्ट्स बहुत ही स्ट्रेंथन होते जाएंगे। Right, so this is for today. We are ending up the session. Hope this session was helpful to all of you. See you soon. तब तक के लिए thank you so much. Take care everyone. Thank you so much.